नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग इस व्याख्यान सीरीज के अगले व्याख्यान में कोल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्यान सीरीज को नैतिक विकास के रूप में देखा। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने पूर्व के सभी संज्ञानात्मक सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का विकास किया। खासकर यह सबसे ज्यादा जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को समझा और उसी के आधार पर इन्होंने कुछ चरणों में नैतिक विकास को प्रस्तुत किया और इनके प्रस्तुत करने का जो ढंग था वो अत्यंत ही लाजवाब था। आइए हम लोग इनके सिद्धांत को और भी स्पष्ट रूप से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि हम इस थियरी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम रेट्रोस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस थियरी। सबसे पहले हम पूर्व के सभी सिद्धांतों का पूर्वावलोकन करेंगे। मीनिंग ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता क्या होती है, इसको समझेंगे। मेन थीम क्या है इस सिद्धांत का, ये समझेंगे। और मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से इसके मुख्य संप्रत्यय हैं, ये देखा जाएगा। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, कि यानी कि जो इन्होंने नैतिकता के विकास के सिद्धांत की बात की उसमें कौन कौन से स्टेजेज हैं। क्रिटिक्स ऑफ थियरी, यानी कि इस इनके थियरी की क्या आलोचना की गई है, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इन कंटेंट पर हम लोग बात करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस व्याख्यान वीडियो को देखने के पश्चात इस सिद्धांत से आने वाले सभी प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो आइए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लॉरेंस के कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आसानी से आत्मसात कर सकें। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उनकी क्या थीम थी। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संज्ञान क्या होता है। पहले के व्याख्यानों में अच्छी तरह से आपको संज्ञान और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बताया गया है। अगर आपने अभी तक उन सिद्धांतों को नहीं देखा है तो अवश्य ही उसे देखिए ताकि आप आगे के सिद्धांतों को और आसानी से समझ सकें। आपको उन सिद्धांतों के लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान का अर्थ उन आंतरिक मानसिक क्रियाओं तथा उत्पादों से है जिससे ज्ञान का निर्माण होता है। अब थोड़ी सी आप ध्यान देंगे, आंतरिक मानसिक क्रियाएं यानी कि इनर मेंटल प्रोसेस, जिसे हायर मेंटल प्रोसेस कहा जाता है। हायर मेंटल प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। अब हायर मेंटल प्रोसेस को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहा जाता है। और जब ज्ञान का निर्माण हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा जब नए ज्ञान का निर्माण हमारे मस्तिष्क में हो जाता है तो संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास होता जाता है और हम समाज में बहुत सारे संप्रत्ययों को सीख जाते हैं और उसी को विभिन्न सिद्धांतों द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया है। आइए हम सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे प्रभावकारी प्रस्तुतिकरण पियाजे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया था कि
बायोलॉजिकल मैच्योरिटी सबसे पहले बच्चे में आती है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो आवश्यक है कि सबसे पहले फिजिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, शारीरिक परिपक्वता आएगी, तब भी क्या करेगा, उसमें एक तरह की एक्टिविटी आएगी। एक्टिविटी यानी क्रिया करेगा। अगर आप उनके पियाजे के सिद्धांत का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो स्टेज बचाई, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें उन्होंने सेंसरी ऑपरेशन में कहा कि सिर्फ सेंसरी से, जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं, जो संवेदी क्रियाएं हैं या जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा वातावरण के साथ इंटरेक्ट होता है, यानी कि सोशल एक्सपीरियंस गेन करता है। क्या करता है, सामाजिक अनुभव को गेन करता है, यानी कि स्वीकार करता है, जिसके आधार पर एक तरह के संगठन का विकास होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है। यानी कि जब ही बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है, फिजिकल मैच्योरिटी आती जाती है, तो वह वातावरण के साथ इंटरेक्ट होता है, यानी कि क्रियाएं करता है और सोशल इंटरेक्शन प्राप्त करता है, सोशल एक्सपीरियंस अनुभव प्राप्त करता है। इन सभी को वो संगठित करता है, यानी कि इन सभी आंतरिक मानसिक क्रियाओं को, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आंतरिक मानसिक क्रियाओं को संगठित करता है, जिसे संगठन का नाम उन्होंने दिया। इस तरह के संगठन से मस्तिष्क में एक निश्चित जो छवि निर्मित होती है, उसको इन्होंने स्कीमा का नाम दिया, और इसी स्कीमा के आधार पर बाद में सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं, यानी कि जो भी कार्य करता है व्यक्ति इसी स्कीमा के आधार पर करता है। आइए अब हम बात करें पियाजे के बाद वाइगोत्स्की की थियरी की बात करें तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक जब इस संसार में आता है तो उसका सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है। उस सामाजिक अंतःक्रिया के से उसमें भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का विकास होता है, और उस लैंग्वेज के विकास से वह संस्कृति के विभिन्न नियमों को सीखता है, यानी कल्चर के विभिन्न नियमों को सीखता है, और इन्हीं नियमों को आधार पर वह चिंतन करता है। इसी चिंतन को या इसी मेंटल प्रोसेस को इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास कहा। पियाजे के ही आधार पर जेरोम ब्रूनर ने भी अपने सिद्धांत को विकसित किया था। उन्होंने भी पियाजे के समान स्टेज दिए थे, बल्कि उन्होंने 3 स्टेज दिए थे, जबकि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो इस तरह से उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास को समाज और संस्कृति से महत्वपूर्ण माना था। आइए अब हम बात करें कि अगर इन सिद्धांतों पर ध्यानपूर्वक आप देखें तो स्कीमा का विकास और क्वाइस्की के सोशल कल्चरल एस्पेक्ट द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक बात निकल कर आती है कि ये दोनों सोशल एक्सपीरियंस यानी सामाजिक अंतःक्रिया पर ही निर्भर करते हैं, जहां पर क्या होता है, सामाजिकरण होता है। अगर आप सोशलाइजेशन की बात करें या अगर आप उसको परिभाषित करें तो आप बहुत ही आसानी से इन दोनों सिद्धांतों या जितने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं उनकी थीम को समझ पाएंगे। यानी कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक रीति रिवाज सीखता है, परंपराएं सीखता है और मूल्य सीखता है, यानी कि हर संस्कृति, हर समाज विशेष के कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, आचार विचार, रहन सहन आदि हुआ करते हैं, और इन्हीं सब को मिलाकर बालक में नैतिकता का निर्माण होता है, नैतिक विकास होता है। यानी कि सामाजिकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज के एक निश्चित दायरे में रहकर आप कार्य करें, यानी कि उसी को नैतिक विकास कहा जाता है। आइए अब इस मुख्य संप्रतियों को स्पष्ट करने के बाद हम चलते हैं कि नैतिकता क्या होती है। चूंकि कोहेल वर्ग की अगर थ्योरी आपको समझना है तो उनमें सम्मिलित संप्रत्यय को सबसे पहले समझना होता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता व्यवहार का विकास बालक के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है किसी भी समाज में, बालक का सामाजिकरण होता है। उस सामाजिकरण का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो ये होता है कि व्यक्ति में नैतिक व्यवहारों को सिखाया जाए। नैतिक व्यवहारों को सिखाया जाए अर्थात उसमें हॉनेस्टी डेवलप की जाए, इथिक्स डेवलप किया जाए, रिस्पेक्ट डेवलप किया जाए, यानी कि उसमें मैनर डेवलप किया जाए। एक तरह से ऐसे मूल्यों का विकास किया जाए जिससे उसे अच्छा बुरा, उचित अनुचित आज की प्रक्रिया के द्वारा समाज में सिखाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक का विकास की प्रक्रिया में वातावरण, समाज व संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं हम निसंदेह बच्चा पहले पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या निंदा के द्वारा अच्छे आचरण सीखता है और बुरे आचरण का त्याग करता है। और किशोरावस्था में उसके भीतर विवेक यानी ईगो पैदा हो जाता है और उसी विवेक के द्वारा वह नैतिक व्यवहार को सीखता है। जब नैतिक व्यवहार के बाहरी स्रोत यानी कि दंड, प्रशंसा के द्वारा सीखना, बाहरी स्रोत समाप्त हो जाता है तो वह आंतरिक स्रोतों अर्थात विवेक के द्वारा, जिसे बाद में सुपर ईगो कहा जाता है, के द्वारा व्यवहार सीखता है और अपने व्यवहार को नैतिकता बनाने का प्रयास करता है। यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय वो अपने आंतरिक मन से लेने लगता है। इस प्रकार आप अगर नैतिकता को परिभाषित करें तो नैतिकता हर संस्कृति, हर समाज में भिन्न भिन्न नैतिकता हो सकती है। नैतिकता ऐसा नहीं है कि वो सार्वभौमिक होती है, क्योंकि हर संस्कृति, हर समाज के अपने अलग अलग रीति रिवाज, कानून, परंपराएं हुआ करती हैं। उसी के अनुरूप आप अगर उस समाज में रहते हैं तो उसी के अनुरूप आपको व्यवहार करना होता है। अगर उसके अनुरूप आप व्यवहार करते हैं तो एक आदर्श समाज के प्रतिनिधि माने जाते हैं। जैसे अगर आप पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में एक सामान्य तौर से उदाहरण देखना चाहें नैतिकता के बारे में, तो अगर आप देखेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति इंग्लैंड, अमेरिका में अगर किसी पार्टी में पिता के साथ बेटी डांस कर रही है तो वह वहाँ की संस्कृति है, वहाँ पे उसको अच्छा माना जाएगा। लेकिन आप यह विचार करें कि अगर भारत के गांव में अगर एक बेटी पिता के साथ किसी पार्टी में डांस कर रही है तो अवश्य ही आप इसे बहुत हेय दृष्टि से, नीची निगाह से देखेंगे और इसे इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए नैतिक व्यवहार नहीं कहेंगे। तो नैतिकता की परिभाषा देना इसलिए भी कठिन है क्योंकि यह प्रत्येक समाज और संस्कृति के लिए अलग अलग होती है। बस आप ये मानिए कि नैतिकता एक ऐसा व्यवहार है जो उस विशेष संस्कृति अथवा समाज के अनुरूप किया जाता है। आइए अब नैतिकता को समझने के पश्चात हम सीधे चलते हैं कोहेल वर्ग की सिद्धांत की तरफ, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया यानी कि इन्होंने बताया कि नैतिक विकास किस तरह से बच्चों में डेवलप होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ। इस पर हम चर्चा करें तो पियाजे की तरह कोहेलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों में होता है, यानी कुछ स्टेप्स में होता है जो सार्वभौमिक होता है। यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो नैतिक विकास है वह स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे पियाजे ने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है। इसी तरह इन्होंने भी कुछ स्टेजेस दिए जो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सभी जगहों पर सत्य पाए जाते हैं। बच्चों के साथ 20 साल तक इन्होंने अध्ययन किया, उनको विशेष साक्षात्कार के द्वारा इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। अब यह किस तरह के साक्षात्कार थे हम देखते हैं। इस साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाई गईं जिनमें कहानियों में पात्रों के सामने, यानी कि कहानी में एक कहानी कहते हैं तो एक उसमें निश्चित पात्र होता है या हीरो आप कह लीजिए, तो उस पात्र के सामने नैतिक उलझने, मॉरल डिलेमा दिया जाता है। यानी कि एक ऐसा
उलझन पैदा की जाती है, एक नैतिक डिलेमा किया जाता है कि ये किया जाए कि वो किया जाए, जिसे आप नैतिक दुविधा भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसमें से सबसे जो लोकप्रिय दुविधा थी, यानी कि जो सबसे फेमस इनकी कहानी थी, हाइनेस डिलेमा के नाम से। आपको ये भी एक नाम याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में के रूप में प्रश्न बनती हैं। यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध कहानी थी हाइनेस डिलेमा, और ये कहानी क्या थी आइए देखते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पे थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हाइनेस, अब आप हाइनेस जो कहानी हाइनेस डिलेमा जो प्रसिद्ध है वो भी उसके पति के नाम से प्रसिद्ध है। उसका पति हाइनेस उन सबके पास गया जिससे वह जानता था, फिर भी उसके केवल कुछ ही पैसे उधार मिले जो उस दवाई के पैसे का आधा था। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उसे दवा सस्ते में दे दे और उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने नहीं माना। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइनेस मजबूर होकर रात में उसकी दुकान तोड़कर वो दवा चुरा ली आई और अपने पत्नी की जान बचाई। ये कहानी थी। अब इस कहानी से में दुविधा पैदा होती है और उन दुविधाओं से कुछ प्रश्न बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही आगे इनके सिद्धांत का मुख्य थीम बनती है। यह कहानी उन 11 कहानियों में से थी, यानी कि ये महत्वपूर्ण कुल 11 कहानियां इन्होंने कोहलबर्ग ने बनाई थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कहानी ये थी जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल किया था। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक असमंजस पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। क्या हाइनेस को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? और है तो क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की लिए दवाई चुरा कर लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? इन्हीं सभी प्रश्नों का साक्षात्कार लेने के पश्चात कोहलबर्ग ये निर्धारित करते थे कि बच्चे में नैतिक विकास के कौन से स्तर हैं। आइए सबसे पहले उन स्तरों पर देखें और आप इन प्रश्नों पर, इन कहानी पर ध्यान बनाए रखिएगा। आप अवश्य ही सभी स्टेज और कोहलबर्ग द्वारा बनाए गए इस सिद्धांत की मुख्य थीम को आसानी से समझ जाएंगे और इस सिद्धांत से आने वाले सभी प्रश्नों का अवश्य ही आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर यानी 6 चरण हैं। आइए अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी थी उनके 3 स्तर थे लेकिन 6 चरण थे जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण को नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण देखा गया था। ठीक, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत का जो विकास किया उसमें कुल 3 चरण थे और प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाएं थी, स्टेजेस थे। इस तरह से अगर स्टेज आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि 6 स्टेजेस थे, लेकिन अगर स्तर लेवल पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि इनके सिद्धांत के 3 और उन्हें नैतिक दुविधाओं के अलग अलग प्रश्नों के आधार पर विकसित किया गया है। और यह पहले प्रश्न यानी कि पहला चरण दूसरे चरण तीसरे चरण से अलग अलग भिन्न है और या उससे परिपूर्ण या मैच्योर दिखते हैं। आइए हम बात करें उन चरणों की। तो जो सबसे पहला लेवल है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है। इसमें 2 तरह के स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड यानी कि आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड यानी ईश्वर,
ये 2 स्टेज पहले स्तर में है और दूसरे लेवल पर यानी कन्वेंशनल लेवल पर आपको 2 अवस्थाएं यानी कि तीसरी और चौथी स्टेज मिलती है जो अंतर्वैयक्तिक समझौते और अनुरूपता पर होती है। चौथे में अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग और ओरिएंटेड होता है यानी प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप सोचने की नैतिक क्षमता होती है। और तीसरा जो लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंतर्गत 2 स्टेज रखा गया है, सामाजिक अनुबंधन पर आधारित नैतिक चिंतन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। अब यह जो उनके जो स्तर हैं वो प्री कन्वेंशनल हो या कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल, जैसे जैसे आगे बढ़ता है यह निश्चित क्रम में ही होता है, निश्चित स्टेज में ही होता है। इनमें क्रम को ध्यान रखना है क्योंकि अगला क्रम पहले वाले से बेहतर होता है या मैच्योर कहा जाए होता है। आइए अब हम इन सभी स्टेज को पृथक पृथक से चर्चा की जाए। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। परंपरा जैसा कि आपने अभी सोशलाइजेशन की बात की है, सामाजिकरण की बात हम लोगों ने की। सामाजिकरण में कुछ रूढ़ युक्तियां होती हैं या परंपराएं होती हैं, उसी के अनुरूप हम व्यवहार को सीखते हैं। तो उसी की बात यहाँ अगर हम करें तो पूर्व परंपरागत अवस्था, जैसे कि परंपरागत की पहले की अवस्था यह होती है। यहाँ पर परंपरा को ध्यान में नहीं रखा जाता है नैतिक विकास को सीखने में। इसमें यह नैतिक चिंतन का सबसे निच्चा स्तर होता है। इस स्तर में क्या सही है और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस चरण में बाहरी उपहार और सजा का उसके नैतिक चिंतन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। पहला स्टेज जो है वो ओबीडियंस यानी कि आज्ञा मानने वाली, माता पिता की आज्ञा मानना और पनिशमेंट ओरिएंटेड होती है। यानी कि हाउ कैन आई अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि हम जो दंड मिल रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या उसको रोका जा सकता है। बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दंड मिलेगा। इसलिए वो नैतिक चीजें सीखते हैं, यानी कि अगर नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा। अभी उनमें ये समझ नहीं विकसित है कि उचित क्या है अनुचित क्या है। उनको सिर्फ जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम दंड से बच चुके। दूसरी स्टेज होती है सेल्फ इंटरेस्टेड ओरिएंटेड, स्वरुचि, व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड प्लेइंग फॉर ए बेनिफिट। अब यहाँ पर चूंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, तो बढ़ने के पश्चात ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ स्व विवेक यानी कि स्वरुचि के चिंतन करने की समझ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वह एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अपने हितों के अनुसार वह कार्य करने में कुछ गलत नहीं समझ, साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। अगर हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी कर देगा। अब आप थोड़ा सा बच्चों के एक साथ खेलने पर ध्यान दें, 2 साल की उम्र के बाद की अवस्था में, तो आप देखेंगे कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग करने, उनके साथ खेलने, उनकी बात मानने में अधिक रुचि रखते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात आपको देखने की आती है कि अगर बच्चा दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करता है वह भी उसी के साथ वैसा व्यवहार करता है, उसी को वह नैतिक समझता है। जैसे अगर बच्चे ने एग्जाम्पल किसी को मारा तो वो अवश्य ही तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसको भी एक, या आप क्लास में बहुत बार देखे होंगे कि बच्चे की शिकायत जब आती है प्रिंसिपल के पास या क्लास टीचर के पास, तो क्या होता है कि आपने इसकी बुक क्यों फाड़ी, तो वो कहता है कि मैडम हमने इसकी बुक इसलिए फाड़ी क्योंकि इसने भी मेरी बुक फाड़ी थी। तो क्या होता है
यहाँ जो मोरलिटी होती है वो नैतिकता होती है कि वहाँ पर बराबरी का हिस्सा हो जाता है कि इसने ऐसा किया इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। आगे हम इनके दूसरे लेवल पर बात करते हैं जो परंपरागत अवस्था होती है, यानी कि समाज में एक निश्चित परंपरा जो डेवलप होती है उस परंपरा के अनुरूप जो स्टेजेज हैं उसकी हम बात करें तो यह कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की दूसरा स्तर है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखते हैं, यानी कि एक ऐसी आधारित सोच एक ऐसी रूढ़ युक्ति है, उसी रूढ़ युक्ति के आधार पर ही सोचते हैं। जैसे अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माता पिता या बड़ों व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित। अब देखते होंगे जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो आपको इस तरह से रहना चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है, टाइम से घर आना है, ये बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जाते हैं। उसी नियम के अनुसार आपको, उसी परंपरा के अनुसार, उन्हीं रूढ़ युक्ति के अनुसार आपको रहना होता है। इसमें जो स्टेज है जिसे तीसरी स्टेज कहा गया वो है इंटरपर्सनल एकॉर्ड एंड कॉन्फॉर्मिटी, यानी कि अंतर्वैयक्तिक समझौते और अनुरूपता, जिसमें सोशल नॉर्म्स एंड गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स का एटीट्यूड डेवलप होता है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार के आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों यानी परंपराओं को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का और लड़की, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि वह जो परंपरा है उस परंपरा के अनुरूप ही कार्य करते हैं ताकि वह समाज द्वारा अवार्ड पा सकें, समाज द्वारा स्वीकृत नियम के पर जब वो चलेंगे तो समाज द्वारा उन्हें स्वीकृति मिलेगी या एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा। अगली जो स्टेज है यानी कि चौथी स्टेज वो प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था संरक्षण की होता है, यानी कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी। यहाँ पर कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए मानकों के अंदर ही रहना चाहिए, यानी कि अब यहाँ पर वह समाज, संस्कृति, देश आदि में जो कानून बनाए गए हैं उन कानून का पालन करते हैं और वे स्वीकार करते हैं कि इन कानून से ही अच्छी तरह से समाज चलता है। आइए हम अगले लेवल पर बात करें जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट परंपरागत अवस्था, यानी कि अब यहाँ पर जो समाज के परंपरा, रीति रिवाज, नियम कानून बनाए गए हैं उससे उठकर नैतिक चिंतन की बात होने लगती है या सोचने लगता है बच्चा। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरा स्तर है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा। इसमें जो अगली स्टेज है जिसे पांचवा अवस्था कहा गया, यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड होती है कि सामाजिक अनुबंधन पर आधारित चिंतन होता है। यह कोहलबर्ग सिद्धांत की पांचवी अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकता है। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने लगता है और वे फिर इस हद तक मूल अधिकारों और मूल्यों का संरक्षण करते हैं। अब यहाँ पर बालक में इतनी सोच या कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकसित हो जाता है कि वह समाज द्वारा बनाए गए नियमों पर तर्क वितर्क करने लगता है, उसका मूल्यांकन करने लगता है और एक तरह से उस पर एक अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है, अपनी मोरलिटी को प्रस्तुत करने लगता है। अगला जो स्टेज है वो यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल है, यानी कि सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत हैं वहां पर ये अंतिम स्टेज होती है। यहाँ पर हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास की उच्च स्तर होता है और यहाँ पर हम
कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद यानी इड ईगो एंड सुपर ईगो के आपसी द्वंद के बीच फंस जाता है, तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। अब आसानी से आप सारे प्रश्नों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उनके जो सारे प्रश्न हैं, साक्षात्कार में कहानी से रिलेटेड जो प्रश्न कोहलबर्ग द्वारा पूछे गए थे, वह इन विभिन्न स्तरों के प्रश्न थे। और कोहलबर्ग का मानना था कि जिस स्तर के प्रश्न का जवाब बच्चा उचित तरीके से देता है, तो बच्चे में उसी तरह के नैतिक विकास का माना जाता है। आइए अब इनके सिद्धांत के निचोड़ की बात करें तो कोहलबर्ग का मानना है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके नैतिक चिंतन के विकास को सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि बच्चों की नैतिक तार्किकता यह दिखाती है कि उन्हें नैतिक सवालों और नैतिक द्वंद्वों को हल करने को कैसे अनुभव मिले हैं। कोहलबर्ग मानते थे कि बच्चों की आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपनों में से अहम चीज है जो बच्चों की अपनी नैतिक सोच को बदलने की चुनौती प्रदान करते हैं, जबकि वयस्क नियम और कायदे बच्चों पर थोपते हैं। बच्चों में आपसी लेन देन उनके दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण देखने और जनतांत्रिक ढंग से नियम बनाने का अवसर प्रदान। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों में दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता उनके नैतिक तर्क के प्रगति लाती है। कोहलबर्ग मानते हैं कि यह स्तर या अवस्थाएं एक क्रम में ही चलती हैं और सार्वभौमिक होती हैं और उम्र से जुड़ी होती हैं। यानी कि एक बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि यह पियाजे के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के आधार पर इन्होंने एक निश्चित क्रम में अवस्थाओं का निर्माण किया जो एक निश्चित उम्र के साथ बढ़ती हैं, और जैसे जैसे उनमें संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ ही उनमें नैतिक डेवलपमेंट देखे जाते हैं, मोरल डेवलपमेंट देखे जाते हैं, और उन्हीं मोरल डेवलपमेंट के आधार पर बालक समाज में व्यवहार करता है और उसी के अनुरूप उसमें विकास होता है, उसी के अनुरूप वह सोचता है, उसी के अनुरूप वह आदर्श व्यक्ति बनने की बात करता है। इनके सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के पश्चात हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि इनके सिद्धांत की कुछ लोगों ने आलोचना भी की, और वो क्या आलोचना की गई, आइए देखते हैं। कैरोल गिलिगन ने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने बताया कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसमें लिंग भेद है, यानी कि जेंडर वायस है, क्योंकि इनका जो अध्ययन है सिर्फ पुरुषों प्रयोज्य पर है। जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं पर इनका प्रयोग किया गया है। अगर महिलाओं पर किया जाता तो इससे इनका जो रिजल्ट है, इनके जो परिणाम है, इससे भिन्न आता। दूसरा जो आलोचना की गई कि नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार में विभिन्नता होती है, क्योंकि जो जिस तरह से नैतिक सोच व्यक्ति करता है, जैसा कि प्रश्नों का जवाब देता है, साक्षात्कार में बालक प्रश्नों का जो जवाब देता है वो उसकी सोच है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उस परिस्थिति में पढ़ने के पश्चात बालक उस तरह का व्यवहार करे। इसलिए नैतिक सोच और व्यवहार में भिन्नता होती है, जो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कर। अगला जो इनकी आलोचना की गई, जो अगला बिंदु था, वो ये था कि सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है, अर्थात ये मानते हैं, कोहलबर्ग मानते हैं कि जो ये विकास है वो सार्वभौमिक होता है, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया कि जो नैतिकता डेवलप होती है बालक में, वह विशेष संस्कृति और समाज के अनुरूप डेवलप होती है। यानी कि जिस समाज में है उसका सामाजिकरण उसी के अनुरूप होता है, तो नैतिक विकास सार्वभौमिक होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर भी
कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की गई और जो अंतिम और महत्वपूर्ण आलोचना मिलती है वह यह है कि यह सिद्धांत कोहलबर्ग द्वारा बनाई गई अपनी परिकल्पना पर आधारित है जो 100% शुद्ध या सत्य या विश्वसनीय या वैध नहीं हो सकती। आइए हम अंत में इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, एजुकेशन एम्प्लीकेशन की बात करें, तो हम इनके सिद्धांत को नैतिक स्टेजेज को शिक्षा के क्षेत्र में आसानी से लागू कर सकते हैं और हम उसी के अनुरूप बालक में विभिन्न तरह के शैक्षिक अवस्थाएं डेवलप कर सकते हैं कि किस स्तर पर बालक को किस तरह की पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए, किस स्तर पर किस तरह की समस्याएं देनी चाहिए ताकि वह उस स्तर पर यानी कि उस उम्र में किस तरह की सोच रखता है, यह कोहलबर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अर्थात हमें उसी के अनुरूप बालक को शिक्षित करना चाहिए। अवश्य ही आपको यह व्याख्यान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा और इससे आने वाले सभी प्रश्नों का आप बखूबी जवाब दे पाएंगे। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और यह व्याख्यान अपने मित्रों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ वह भी ले सके। अगले किसी व्याख्यान सीरीज में फिर से मिलते हैं। आपका यह व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।